अब पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलोइड्स के बारे में। जैसे कोलोइड किन चीज़ों का मिक्सचर होता है, एक तो उसमें डिस्पर्स्ड फेज होता है जो मिक्स होता है, और एक होता है डिस्पर्सिंग मीडियम, यानी कि जिसमें जाकर वो मिक्स हो रहा होता है। तो अगर लिक्विड गैस में जाकर के मिक्स हो रही होती है तो उस कोलोइड को हम एरोजोल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लाउड, जैसे बादल में लिक्विड गैस में जाकर के मिक्स होती है, या फॉग हो गया। ठीक है, तो ये सारे एरोजोल के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है, अगर सॉलिड जाकर के गैस में मिक्स होता है, जैसे हम बोलते हैं पॉल्यूटेड एयर, तो वो जो पॉल्यूटेड पार्टिकल्स हैं वो एयर में जाकर के मिक्स हो गए, और वो पार्टिकल्स तो सॉलिड हैं। ठीक है, तो अब सॉलिड अगर गैस में जाकर के मिक्स हो रहे हैं तो इसको भी हम एरोजोल ही बोलेंगे। ठीक है, लिक्विड का गैस में मिक्स होना या सॉलिड का गैस में मिक्स होना एरोजोल कहलाता है। अब देखते हैं गैस का लिक्विड में जाकर के डिज़ोल्व होना क्या कहलाता है। गैस का लिक्विड में जाकर के डिज़ोल्व होना फोम कहलाता है। अगर हम किसी शैम्पू को या फिर किसी सोप को बहुत ज़्यादा शेक करेंगे तो उसमें से झाग निकलनी शुरू हो जाएगी, तो वो झाग जो है उसको हम फोम बोलते हैं। ठीक है, तो गैस और लिक्विड वाला जो कोलोइड होता है उसको हम फोम बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है शेविंग क्रीम। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर लिक्विड जाकर के लिक्विड में ही डिज़ोल्व हो रही है तो उसको हम इमर्जन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है मिल्क। ठीक है, लिक्विड में ही डिज़ोल्व है। नेक्स्ट है सॉलिड, अगर लिक्विड में डिज़ोल्व है तो उसको क्या कहेंगे। अब सॉलिड कैसे लिक्विड में डिज़ोल्व हो सकता है, तो इसका एग्जांपल है मड, जो गीली मिट्टी होती है या जिसको हम कीचड़ बोलते हैं, वो एग्जाम्पल है सॉलिड का लिक्विड में डिज़ोल्व होने का, यानी कि मड जो कि सॉलिड है वो जाकर के वाटर जो कि लिक्विड है उसमें डिज़ोल्व हो गया है, तो इस कोलोइड को हम सोल बोलेंगे। नेक्स्ट है गैस का सॉलिड में डिज़ोल्व होना। अब ये कैसे हो सकता है, सॉलिड में गैस कैसे डिज़ोल्व हो सकती है, तो इसका एग्जाम्पल है जो स्पॉन्ज होता है। स्पॉन्ज जिसको अगर हम कंप्रेस करेंगे हैंड से तो वो कंप्रेस हो जाएगा। क्या है, सॉलिड में ही उसके बीच में थोड़ी सी एयर भरी हुई है, यानी कि गैस भरा हुआ है। ठीक है, तो ये गैस का सॉलिड में डिज़ोल्व होना फोम कहलाता है, यानी कि लिक्विड का गैस में डिज़ोल्व होना या फिर सॉलिड का गैस में डिज़ोल्व होना, दोनों ही फोम कहलाते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड का सॉलिड में डिज़ोल्व होना। अब ये कैसे पॉसिबल है, देखिए अगर हम किसी जेली की बात करें या चीज़ की बात करें तो वो सॉलिड है, उसमें हमने लिक्विड को डाला हुआ है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स ने थोड़ी थोड़ी लिक्विड को अब्जॉर्व कर लिया है। ठीक है, तो जेली और चीज़ इसके एग्जांपल्स हैं, और लिक्विड का सॉलिड में डिज़ोल्व होना ये जेल कोलोइड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉलिड का सॉलिड में डिज़ोल्व होना, इसको हम सॉलिड सोल बोलते हैं। इसका एग्जांपल है कलर्ड गेमस्टोन्स, जो कलर्ड जो पत्थर टाइप के होते हैं उनमें सॉलिड में डिज़ोल्व होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कोलोइड्स के टाइप्स। नेक्स्ट हम यहाँ पर इस चैप्टर्स के थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कि एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट का क्या कॉन्सेंट्रेशन है, ये हम पता लगाएंगे अलग अलग मेथड से। तो इसका सबसे पहला मेथड है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कि अगर हम किसी सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें सॉल्यूट का क्या मास है, मास को वेट भी कह सकते हैं हम, तो सॉल्यूट का क्या मास है उससे हम डिवाइड करेंगे कि पूरे सॉल्यूशन का क्या मास है। ठीक है, और फिर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पूरे सॉल्यूशन का मास हम कैसे निकालेंगे, सोल्यूट का मास और सोलवेंट का मास, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का मास निकल आएगा, और फिर फॉर्मूला लगा के हम इसका आंसर पता कर सकते हैं। इसको निकालने का नेक्स्ट मेथड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। इसमें हमें मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसमें हमें परसेंटेज में आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो नीचे मैंने सॉल्यूशन लिखा है उसको हम सोलवेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एग्जांपल लेते हैं सॉल्ट एंड वाटर के मिक्सचर का ही, तो वाटर में सॉल्ट डाल देने से जो वॉल्यूम है उस सॉल्यूशन का वो बढ़ नहीं जाता, वॉल्यूम उतना ही रहता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखे हम या फिर वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट लिखे, बात एक ही रहेगी। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन फाइंड करने के दो मेथड्स। अब हम पढ़ेंगे वेरियस सेपरेशन प्रोसेसेस, यानी कि जो इम्प्योर मैटर होते हैं या जो मिक्सचर मैटर होते हैं उनको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं। दो अलग अलग चीज़ों का मिक्सचर रखा हुआ है एक जगह पे, उसको हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं, इसके बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है फिल्ट्रेशन का। इसमें हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर से मिक्सचर को फिल्टर कर देते हैं, और जो सब्सटेंसेस है उनमें पार्टिकल के साइज़ का डिफरेंस होता है। जैसे वाटर और सैंड की हम अगर बात करें तो पार्टिकल के साइज़ का डिफरेंस है। ठीक है, जब हम उसको फिल्टर पेपर से फिल्टर
फ़िल्टर करेंगे तो सैंड जो है वो फ़िल्टर पेपर में ही अटक जाएगा क्योंकि उसके पार्टिकल्स बड़े हैं, और वाटर जो है वो फ़िल्टर पेपर के जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना उससे निकल जाएगा क्योंकि उसके पार्टिकल्स छोटे हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला हमारा फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। देखिए इस प्रोसेस से सिर्फ वही चीज़ें सेपरेट हो सकती है जिनमें एक टाइप का जो पार्टिकल है वो नॉन मैग्नेटिक है और एक टाइप का जो पार्टिकल है वो मैग्नेटिक है। जैसे अगर सैंड में से हमें आयरन को अलग करना है तो हम वहाँ पे मैग्नेट लगाएंगे और मैग्नेट में आयरन जो है वो चिपक जाएगा और सैंड अलग हो जाएगी। तो ऐसे हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। ज़्यादातर जगहों पे जब हमें मेटल्स निकालने होते हैं या फिर जब आयरन फिलिंग्स ही निकालनी होती है तो हम इस मेथड का यूज़ करते हैं कि हम बाकी जो नॉन मैग्नेटिक चीज़ें हैं उसको अलग कर दें और जो मैग्नेटिक चीज़ें हैं उसको अलग कर दें। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है सब्लिमेशन का। अब ये वर्ड जो है सब्लिमेशन ये हमने सुन रखा है, यानी कि सीधा सॉलिड का गैस में ट्रांसफॉर्म होना बिना लिक्विड स्टेट में जाए सब्लिमेशन कहलाता है। तो एक मिक्सचर में अगर कोई सब्लिमेटरी पार्टिकल है और नॉन सब्लिमेटरी पार्टिकल है तो हम उन दोनों को हीट करेंगे। ठीक है, हीट करने के बाद जो सब्लिमेटरी पार्टिकल है वो तो वेपर बन के ऊपर चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो सीधा गैस बनता है। और जो नॉन सब्लिमेटिव पार्टिकल है वो या तो लिक्विड बन जाएगा या फिर वैसा ही रहेगा। यानी कि अगर हम एग्जांपल लें सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का, तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये सब्लिमेटरी पार्टिकल है। जब हम हीट करेंगे तो सॉल्ट तो नीचे ही रहेगा, लेकिन ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये वेपर बन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इससे हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। और जब वो अमोनियम क्लोराइड वेपर बन के ऊपर चला जाएगा उसके बाद हमने ऊपर से इसका जो ढक्कन है वो बंद कर रखा है, तो फिर ये कूल होके साइड साइड में जम जाएगा, यानी कि सॉलिड बन जाएगा। तो इससे सॉल्ट हमें अलग मिल जाएगा और अमोनियम क्लोराइड जो है वो अलग मिल जाएगा। तो ऐसे हमने दोनों को मिक्सचर को सेपरेट कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा सब्लिमेशन। जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है हमारा सेपरेटिंग फनल। इस प्रोसेस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें 2 इमिसिबल लिक्विड्स मिलते हैं, यानी कि 2 ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते। जैसे इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है ऑयल इन वाटर, पानी में वाटर। ये दोनों मिक्स नहीं हो सकते क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। ठीक है, वाटर थोड़ा ज़्यादा हैवी है ऑयल से, तो इसलिए ये जो ऑयल है ये ऊपर ही फ्लोट करती रहती है, नीचे नहीं जा पाती या फिर डिज़ोल्व नहीं हो पाती वाटर में। तो इसमें क्या होगा, जब हम किसी फनल से इसको हम फ़िल्टर करने की कोशिश करेंगे तो वाटर जो है वो नीचे चला जाएगा और ये जो ऑयल है ये ऊपर ही रहेगा, यानी कि ये लेट से आ रहा है। तो जब तक पूरा वाटर नीचे जाएगा तब तक हम उसका जो जाने का रास्ता है वो ब्लॉक कर देंगे और जो वाटर है वो हमें नीचे मिल जाएगा अलग और ऑयल जो है वो ऊपर रह जाएगा अलग। ठीक है, तो ऐसे हम इस प्रोसेस से 2 इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन तो हम सबको पता है सी वाटर में से सॉल्ट को अलग करने में ये हेल्प करता है। इसको हम यूज़ करते हैं एक वॉलेटाइल सब्सटेंस में से नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस को अलग करने में, यानी कि एक सब्सटेंस जो वेपर हो सकता है, वेपराइज हो सकता है, और एक सब्सटेंस जो वेपराइज नहीं हो सकता, जैसे सॉल्ट एंड वाटर। जो सॉल्ट है वो वेपराइज नहीं हो सकता और वाटर जो है वो वेपराइज हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इवेपोरेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी हम सॉल्ट एंड वाटर का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम सॉल्ट एंड वाटर के सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो थोड़ा सा हीट करने के बाद जब वाटर का लेवल कम आ जाएगा तो फिर हम उसको कूल करने लगेंगे। कूल करने के बाद, फ्रीज़ होने के बाद जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स है वो हमको अलग से मिल जाएंगे और वाटर हमें अलग मिल जाएगा। तो ऐसे हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से बिल्कुल क्रिस्टल फॉर्म में सॉल्ट को पा सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं, यानी कि ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स हो सकते हैं लेकिन इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं अल्कोहल इन वाटर, ये मिक्सचर है हमारे पास अल्कोहल और वाटर का और इसे हमें सेपरेट करना है। तो देखिए ये पूरा सिस्टम होता है डिस्टिलेशन का। इसमें हम ये मिक्सचर को हीट करेंगे, अल्कोहल एंड वाटर के मिक्सचर को हम हीट करेंगे और पहले फिर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो इवेपोरेट होके ऊपर चला जाएगा और फिर उसको जहाँ जगह मिलेगी वहाँ से ये निकलेगा, यहाँ पे आकर के ये कूल हो जाएगा और लिक्विड में कन्वर्ट होके ये नीचे चला जाएगा। तो इससे हमें वाटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट की थोड़ा ज़्यादा है वो हमें पहले मिल जाएगा, वो हमें इधर मिल जाएगा, और अल्कोहल जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम है वो हमें इधर मिल जाएगा। तो ऐसे हमने दोनों मिक्सचर्स को, जो दोनों सब्सटेंसेस है इनका जो मिक्सचर था इसको हमने सेपरेट कर दिया है।
नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है कि जो दो सब्सटेंसेस का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें डिफरेंस थोड़ा कम होगा। यानी कि पहले तो क्या हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला सब्सटेंस था वो जल्दी वेपराइज होकर अलग हो जा रहा था। लेकिन इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस थोड़ा कम है। यानी कि जब पहला वेपराइज हो रहा होगा तो बहुत जल्दी दूसरा भी वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, हमें जो टाइम है वो थोड़ा कम मिलेगा। तो इसके लिए जो सिस्टम है वो बिल्कुल सेम है, डिस्टिलेशन वाला सिस्टम ही है, बस यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर दिया गया है, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसमें क्या है, छोटे छोटे जो है वो पत्थर के टुकड़े आप बोल सकते हैं, ये पत्थर के टुकड़े रख दिए हैं ताकि जब हम हीट करें उस मिक्सचर को तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाए, उसके पास तो पावर होगी कि वो उस कॉलम से निकल के फिर जहाँ जगह मिलेगी वो जा पाएगा। लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी देर में आएगा वो जो है वो इतना फोर्स नहीं लगा पाएगा कि ऊपर जा सके। ठीक है, जैसे एसीटोन जिसका जो है बॉइलिंग पॉइंट है वो है 56 डिग्री सेल्सियस, और अल्कोहल जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को हम हीट करेंगे तो जो एसीटोन है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट आ गया तो उसके पास पावर भी आ गई, वो जल्दी से थोड़ा एफर्ट लगा के उस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से निकल जाएगा। अब अगर 78 डिग्री सेल्सियस से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे जो अल्कोहल है वो थोड़ा सा भी वेपराइज होता है तो उसके पास इतनी पावर नहीं होगी कि वो उस कॉलम को क्रॉस कर पाए, तो वो ठंडा होकर फिर से नीचे आ जाएगा। तो ऐसे हम एसीटोन को जल्दी से सेपरेट कर सकते हैं अल्कोहल में से। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ऐसे हम कम बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस वाले मिक्सचर को भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है क्रोमेटोग्राफी। अब ये जो क्रोमा वर्ड है इसका मतलब होता है कलर, और ये जो ग्राफी है इसका मतलब होता है स्टडी, यानी कि कलर से रिलेटेड है ये प्रोसेस थोड़ा। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कोई डाई है जो कि अलग अलग कलर्स उसमें मिक्स हैं, यानी कि कोई कलर जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई कलर लेट में एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि कलर्स की सोल्यूबिलिटी का डिफरेंस होता है डाई में। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वाटर लेंगे किसी बीकर में और एक ऐसा पेपर लेंगे जिसका जो थोड़ा सा एब्जॉर्बेबल हो, जो वाटर को जल्दी एब्जॉर्ब कर पाता हो। ठीक है, और उस पेपर में हम डाई डाल देंगे। तो डाई डालने के बाद जब वो पेपर वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर के साथ जो सबसे ज़्यादा सोल्यूबिलिटी वाला कलर होगा वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो ऊपर आ जाएगा। जो उससे कम सोल्यूबिलिटी वाला होगा वो थोड़ा सा नीचे रहेगा, जो उससे कम वो थोड़ा सा और नीचे। तो ऐसे हम कलर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि एक बीकर लिया हुआ है हमने और एक पेपर है जिसमें डाई रखा हुआ है। तो जब हम उसको वाटर में डिप कर रहे हैं तो उस डाई का जो सबसे ज़्यादा सोल्यूबिलिटी वाला कलर है वो जल्दी वाटर के साथ सोल्यूबिलिटी शो कर रहा है और जल्दी वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जा रहा है। ठीक है, और जो उससे कम सोल्यूबिलिटी वाला कलर है वो उससे नीचे दिख रहा है और जो उससे कम है वो उसके नीचे दिख रहा है। तो ऐसे डिफरेंट शेड्स दिख रहे हैं हमें, यानी कि हमने कलर्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इस सेंट्रीफ्यूगेशन में एक डिवाइस होता है सेंट्रीफ्यूज नाम का, जो कि सॉल्यूशन को रोटेट करके उससे पार्टिकल्स को उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट करता है। जैसे अगर हम किसी चीज़ को रोटेट कर रहे हैं तो उसमें जिसका वेट ज़्यादा, जैसे हम बहुत सारे पार्टिकल्स वाले किसी मिक्सचर को रोटेट कर रहे हैं तो उसमें जिस पार्टिकल का जो वेट है वो ज़्यादा होगा वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा, जिसका वेट उससे थोड़ा कम है वो उससे ऊपर रहेगा, जिसका वेट उससे थोड़ा कम है वो उससे ऊपर रहेगा। तो ऐसे डेंसिटी के या वेट के अकॉर्डिंग रोटेट करके हम एक मिक्सचर में अलग अलग पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो बस ये डिवाइस भी ऐसे ही करता है। ये ज़्यादातर यूज़ होता है अगर हमें ब्लड के सैंपल्स को अलग करना है। ब्लड में बहुत तरह तरह के पार्टिकल्स होते हैं तो उसमें हम उसको इस सेंट्रीफ्यूज में डाल के रोटेट करेंगे तो जिस पार्टिकल की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी वो नीचे आकर के सेटल हो जाएगा, और जिस पार्टिकल की डेंसिटी उससे कम होगी वो उससे ऊपर रहेगा, फिर जिसकी उससे कम होगी वो उससे ऊपर रहेगा। तो ऐसे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे 10 सेपरेटिंग प्रोसेसेस। तो हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 था, और इसी के साथ इस चैप्टर का होता है दी एंड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।